Jai Mata Di all, and first of all, I will say congratulations to all the students who appeared in this December 2020 exams after such a difficult calendar year. I'll say especially for students, and I like to say अब 2021 में enter हो रहे हैं तो new energy, new zeal, new passion, new enthusiasm के साथ आगे बढ़ें और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, which is very very important in life. I know many students have suffered a lot, लेकिन आगे अगर हम नेगेटिव थॉट्स के साथ बढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो हम सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी स्टे पॉजिटिव एंड फुली एनर्जाइज्ड टू मूव ऑन फर्दर. और नया साल हमें एक बहाना देता है आगे बढ़ने के लिए पूरी एनर्जी के साथ. हालांकि कोरोना अभी खत्म नहीं हो जाएगा और आपकी प्रिकॉशंस लेना भी अभी खत्म नहीं हो जाएगा. और अभी तो सुन रहे हैं कोरोना का बच्चा पैदा हो गया है जो इंग्लैंड से चलकर इंडिया तक भी पहुंच गया है. तो प्रिकॉशंस लेते रहिए. बट राइट नाउ व्हेन आई एम मूविंग ऑन फर्दर, तो आज सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स से 3 बातें करने वाला हूं. द फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 2 गेम प्लान्स शेड्यूल वाइज, डेट वाइज फॉर जून 2021 एग्जाम्स. जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 का एग्जाम देना चाहते हैं जून 2021 में, 2 तरीके के स्टूडेंट्स. एक वो जो आज पहले दिन से ही डिटर्मिनेशन के साथ शुरू कर देना चाहते हैं पढ़ाई और कहना चाहते हैं कि वेल एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 चलो जैसे भी दिया, फाइट हुई उसके अंदर बहुत, लेकिन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 अब पूरी पॉजिटिविटी के साथ पहले दिन से लग जाएंगे, पूरे जोरों शोरों के साथ पढ़ाई करेंगे और जून 2021 पूरा दिल लगा कर देंगे. और दूसरे वो जो कह रहे हैं नहीं सर अभी तो एग्जाम दिया है, 3-4 दिन 5 दिन सेलिब्रेट करने दो और आराम आराम से पढ़ाई करेंगे. तो 2 तरीके के गेम प्लान्स शेयर करने वाला हूं. हालांकि मैं तो रिकमेंड करता हूं कि that option in which you are studying right from the day one with full enthusiasm वो होना चाहिए, क्योंकि हाथ में सिर्फ 5 महीने हैं. और मैं अभी वो डेट वाइज शेड्यूल शेयर करूंगा अभी आपके साथ. देन कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटी लॉ और ईबीसीएल का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं आपको. एग्जाम वाइज भी समझाऊंगा कि कैसे आपको हैंडल करना है और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे हैंडल करना है, या प्रोफेशनल लाइफ में इसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं ट्रेनिंग में भी, और उसके बाद करियर वाइज वो भी बताने वाला हूं. एंड देन डिस्काउंट्स विल बी देयर फॉर द एक्टिव स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि शुरू से ही डेडिकेटेड हैं कि हमें तो अभी से पढ़ाई शुरू करनी है, तो उनके लिए कुछ डिस्काउंट्स भी हैं. एंड विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ऑन माय ऐप मेक माय करियर, दीपक गुजरानी क्लासेस, यू कैन फाइंड इट ओवर देयर. तो 3 चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर. एंड The first thing first, I like to say without devoting too much time, अगर आप वो सिक्योरिटी लॉ का पेपर बहुत अच्छे से कर लेते हैं और ईबीसीएल का पेपर बहुत अच्छे से कर लेते हैं, एंड यू आर मे बी वर्किंग विद अ गुड सीएस फर्म और यू बिकम अ प्रैक्टिसिंग सीएस, तो हो सकता है आप सेबी में केसेस लड़ने के लिए जाएंगे. सिक्योरिटी लॉ के केसेस सेबी से नोटिस आता है जब, और आप वो केसेस लड़ने के लिए जाएंगे एज प्रैक्टिसिंग सीएस on behalf of your client companies, and your client companies may be brokers or whatever other corporates. अगर आप फैमा बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव बनकर जाएंगे अपने क्लाइंट्स के. और तीसरी चीज बोलूंगा, अगर आप कंपटीशन एक्ट बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं जो कि 25 मार्क्स का इकलौता चैप्टर है, 1 चैप्टर 25 मार्क्स कंपटीशन एक्ट, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में केसेस लड़ने के लिए जा सकते हैं. और ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ सीसीआई में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में बिता दी और बहुत पैसा कमाया, प्रोफेशनल फीस बहुत कमाई है, एंड दिन में 10-10 केसेस लड़ रहे हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर. तो एक छोटा सा एक्ट, एक चैप्टर, लेकिन उसके अंदर इन डेप्थ घुस जाएं तो सीखने के लिए बहुत कुछ है और प्रोफेशनल लाइफ में करने के लिए भी बहुत कुछ है. और अगर आप इस रास्ते पे चलते हैं तो आपकी जिंदगी में कंपनी लॉ का जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और सिक्योरिटी लॉ का या फैमा का और कंपटीशन एक्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाएगा. And I tell you one thing, the people who are working on these lines and working in these areas are also enjoying their life. And at the same time, you can have, अगर सिक्योरिटी लॉ में बहुत अच्छे से टेक्निकली पढ़ते हैं, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, अंदर घुस के क्या बोलते हैं वो बाल की खाल और खाल की खाल निकाल कर पढ़ते हैं, तो आपका करियर, आपकी ट्रेनिंग कहीं भी हो सकती है. मर्चेंट बैंकर्स में, ब्रोकर्स में, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSDL, depository participant, registrar, transfer agents,
कहीं पर भी ट्रेनिंग हो सकती है आपकी। वेल यू विल हैव टू जस्ट पुट लिटिल एफर्ट इन दैट डायरेक्शन प्रोवाइडेड, और मैं बताऊंगा उस डायरेक्शन में चलने का तरीका भी बताऊंगा आपको इसी वीडियो के अंदर, कि अगर आपको करियर बनाना है उधर, एंड दैट इज वेरी क्या बोलूं फ्रूटफुल प्रॉस्पेरस करियर इन दैट डायरेक्शन, जो लोग बढ़ गए हैं, और आपको वो उन लोगों से भी अभी मिलवाने वाला हूं। वेल इसी वीडियो में जो उस डायरेक्शन में बढ़ गए हैं, दे आर वेरी हैप्पी प्रोफेशनली इन देयर लाइफ। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, then I'll say join law firm. You can join a law firm, and once again I'll say FAMA department, CCI department, और या वहां पर भी सेबी का काम होता है, तो आप सेबी का काम भी कर सकते हैं। मतलब ये जो नॉलेज आप इस ग्रुप में गेन करने जा रहे हैं ना, बड़ी कोर एरियाज वाली नॉलेज है, स्पेसिफिक स्पेशलाइज नॉलेज है, एंड यू कैन यूज इट इन फ्यूचर फॉर your training also and for your at the same time I'll say career also। और ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने अपनी 15 महीने की पूरी ट्रेनिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन में किसी कंपनी में की, तो फैमा और SEZ एक्ट वगैरह यही सब कुछ काम आ रहा था उनको फॉर 15 मंथ्स, और कंपनी लॉ का एक्सपोजर जीरो हो गया था बिल्कुल, वेल वर्क एक्सपोजर, और उसके बाद फिर उनका करियर भी उसी डायरेक्शन में, फैमा और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वाली डायरेक्शन में ही चला गया उनका करियर। सो well I'll say they are also happy in their life कि सर मजा तो उसमें भी बहुत है, तो एक अलग ही टाइप की लाइफ है। और फैमा में इतना कुछ अपडेट होता रहता है वीकली बेसिस पे, तो अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, अमेंडमेंट्स करते रहते हैं, और अपने आप को मतलब ग्रोथ चार्ट पे अपना करियर ऊपर लेते जाते हैं। तो इट्स गुड दैट वे स्पीकिंग। एंड बाकी सब चीजों के बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ, अदर करियर ऑप्शंस, बट दिस चार्ट, फ्लो चार्ट, बिना बोले मैं मानता हूं कि सबको ऑलरेडी पता है कि आपको सीएस के अंदर डिग्री मिलने तक, ACS नंबर मिलने तक का सफर कैसे तय करना है, ये मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं अभी यहाँ पर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको भी इलैबोरेट करूं, तो कमेंट्स में लिख देना इस वीडियो के नीचे कि सर वो भी इलैबोरेट कर दो। बट राइट नाउ माय फोकस एरिया इज ऑन द सिलेबस पार्ट, एंड इन द मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1 के बारे में बात नहीं कर रहा हूं अभी। इन मॉड्यूल 2 यू हैव 2 ऑब्जेक्टिव पेपर्स CM में, वही आपको जाकर एग्जामिनेशन हॉल में जाना है और वहां जाकर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम देना है, और दूसरा FMSM फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट पेपर ओवर देयर। एंड आई से तो वर्कलोड थोड़ा सा, एक तो ये बड़ी खुशी की बात हो रही है कि सर अच्छा ग्रुप 1 में तो 3 पेपर थे और सब्जेक्टिव थे, लीगल पेपर और 1 ऑब्जेक्टिव था, और अब तो सिर्फ 2 सब्जेक्टिव हैं और 2 ऑब्जेक्टिव हैं। तो हाँ जी, अगर आप खुश होना चाहते हैं इस चीज से तो जरूर खुश हो सकते हैं, यू कैन बी हैप्पी विद दिस। बट आई से आपका जो करियर है वो इन 2 पेपर्स पे डिपेंड कर रहा है, सिक्योरिटी लॉ कैपिटल मार्केट एंड इकोनॉमिक बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉज, जिसमें फैमा पढ़ेंगे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ेंगे, और कंपटीशन एक्ट पढ़ेंगे, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, RBI एक्ट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज दोबारा से भी पढ़ेंगे, जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 में पढ़ा था वो भी यहाँ दोबारा से पढ़ेंगे। सो वेल बिफोर आई मूव ऑन फर्दर, एक चीज यहाँ कनेक्टिविटी आपको बताना चाहता हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी इन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम, कि यहाँ जो आप सिक्योरिटी लॉ का पेपर पढ़ेंगे, जब आप प्रोफेशनल प्रोग्राम में पहुंचेंगे तो कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग एंड सिक्योर वेल स्टॉक एक्सचेंजेस वहां पर पढ़ेंगे, तो दोबारा वहां पर बहुत सारे चैप्टर रिपीट हो जाएंगे। तो ये जो पेपर है आपका सिक्योरिटी लॉज कैपिटल मार्केट, इट बिकम्स बेस फॉर योर 100 मार्क्स इन द प्रोफेशनल प्रोग्राम। तो मैं तो बोलता हूँ आप 100 नंबर की नहीं 200 नंबर की तैयारी कर रहे हो, 200 मार्क्स की तैयारी कर रहे हो आप, क्योंकि अगर आप सिक्योरिटी लॉ कैपिटल मार्केट अभी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो फ्यूचर के लिए मान लेना आप कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग एंड स्टॉक एक्सचेंज का आपका 80% 90% काम हो गया, आप अभी हो गया आपका, और आगे फिर आपके लिए वो लॉलीपॉप हो जाएगा प्रोफेशनल प्रोग्राम के अंदर। और दूसरी तरफ यहाँ पर आप सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट में टेक ओवर कोड पढ़ेंगे, एंड वेल बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे आप, लाइक मे बी 28 आवर्स 29-30 आवर्स। और उधर कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में भी टेक ओवर कोड दोबारा पढ़ते हैं 40-45 आवर्स। तो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के पेपर में टेक ओवर का जो चैप्टर है वहां पर 45 आवर्स लगते हैं, यहाँ 30 आवर्स। तो मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट आप सिक्योरिटी लॉ में यही एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में पढ़ लेते हैं, तो वहां के लिए बहुत हेल्प हो जाती है इन द प्रोफेशनल प्रोग्राम इन द कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। और फिर कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में अमलगमेशन का भी एक चैप्टर है जो आपने कंपनी लॉ में ऑलरेडी किया हुआ है, एंड यू कैन सी दैट ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का, तो मैंने वो 5-6 पार्ट्स में डाला हुआ है। तो आपकी वो तैयारी कहीं ना कहीं कंपनी लॉ का पेपर प्लस CMSL का पेपर आपके प्रोफेशनल प्रोग्राम में कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग CR के पेपर में बहुत हेल्प करने वाला है। और उधर IBC भी दोबारा है, वहां पर हम IBC बहुत डिटेल में करते हैं, लाइक 40 आवर्स अप्रोक्सीमेटली, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड।
एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में मे बी 6 आवर्स 7 आवर्स, बट प्रोफेशनल प्रोग्राम में डिटेलिंग बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं बेस तो यहाँ बन रहा है आपका। और इकोनॉमिक बिजनेस कॉमर्शियल लॉज में आप पढ़ेंगे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, एफडीआई इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, तो वो कनेक्ट हो जाता है प्रोफेशनल प्रोग्राम में वही कॉर्पोरेट फंडिंग के पेपर के साथ। और मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज का जो पेपर है उसमें सेबी रेगुलेशंस, सीसीआई, कंपटीशन एक्ट, फैमा, सब कुछ यूज होने वाला है इन द पेपर नंबर 8 इन द प्रोफेशनल प्रोग्राम। तो क्या बताने जा रहा हूं यहाँ पर कि सिक्योरिटी लॉ आप ऐसे मानकर पढ़ो कि जब आप सिक्योरिटी लॉ का पेपर पढ़ रहे हो तो 100 नंबर के लिए नहीं पढ़ रहे हो, कम से कम मिनिमम 200 नंबर के लिए पढ़ रहे हो, और हो सकता है 200 नंबर से ज्यादा के लिए पढ़ रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन द कनेक्टिविटी विद 3 पेपर्स इन द सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम की 3 पेपर्स का बेस बन रहा है। और ट्रेनिंग में तो काम आएगा ही आपको, अगर आप स्टॉक मार्केट की तरफ ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं और या स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएरीज की तरफ ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं, and maybe in future you can make your career in that direction. So getting into the end, well, syllabus part, and now you are having 70 marks part A, 30 marks part B, और यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं सेबी एक्ट दैट इज जिसको हम बोलते हैं फादर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टॉक मार्केट, सेबी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 से चला आ रहा है। और जब सेबी पैदा नहीं हुआ था, सेबी पैदा हुआ 1992 में, तो सेबी से पहले स्टॉक मार्केट के पिताजी हुआ करते थे आरबीआई। तो अभी आरबीआई ओरिजिनल पिताजी थे स्टॉक मार्केट के, स्टॉक मार्केट कंट्रोल करते थे। और फिर 1992 में जब सेबी पैदा हुआ, या कह लीजिए सेबी पापा पैदा हुए, तो आरबीआई ने जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस थे वो सब सेबी की गोद में दे दिए। आप कह सकते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस बच्चे हैं, और बच्चे पहले पैदा हो गए थे, पापा बाद में पैदा हुए, सेबी पापा। तो आरबीआई पापा ने बहुत सारे बच्चे गोद में दे दिए सेबी पापा को, और अब सेबी पापा जो है उन बच्चों को कंट्रोल करते हैं आज की तारीख में, स्टॉक एक्सचेंजेस को भी और स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएरीज को भी। सो आई से, और डिपॉजिटरी की बात करता हूँ तो सेबी इज फादर बॉडी। एससीआर में पढ़ने के लिए इन डेप्थ बहुत कुछ है, एक्ट भी है, रूल्स भी हैं। डिपॉजिटरी सिस्टम आपने थोड़ी सी झलक देखी थी इन द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1, आपने बेस बनाया था प्रोस्पेक्टस और शेयर कैपिटल के चैप्टर में। अभी आप यहाँ पर फुल ऑन पढ़ेंगे डिपॉजिटरी एक्ट और सेबी रेगुलेशंस, और उसके साथ सेबी आईसीडीआर का जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो सेबी आईसीडीआर के चैप्टर में फुल ऑन बिग चैप्टर नाउ, और अभी तो सिलेबस में भी अमेंडमेंट हो गई है। तो यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आईपीओज, एफपीओज, यू नो दैट, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर, बुक बिल्डिंग, मालूम है आपको। देन ग्रीन शू ऑप्शन, फास्ट ट्रैक एफपीओज, राइट इशू, बोनस इशू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू द स्मॉल डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, ये भी कुछ आपने मेमोरेंडम आर्टिकल के चैप्टर में पढ़ा था। एंड देन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम QIPs। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि इसका बेस कंपनी लॉ के पेपर में बन चुका है, और अब प्रोफेशनल कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लॉ के पेपर में आप उस बेस के ऊपर बिल्डिंग खड़ी करने जा रहे हैं। कुछ ऐसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज है जो कंपनी लॉ में नहीं थी, और टेक्निकली सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेवल बढ़ता चला जाता है, मजा आता है टेक्निकली, और ऐसा लगता है ओहो इतना कुछ और था जानने के लिए जो हमें पता भी नहीं था कि ऐसा ऐसा आने वाला है। और एक एक लाइन में दम है, सेबी ने जो लिखा है उसकी इंटरप्रिटेशंस करने में दम निकल जाता है कई बार। आई टेल यू वन थिंग, मुझे बहुत मजा आता है ये चैप्टर करते हुए। एंड यू कैन से अभी अमेंडमेंट के बाद मैं बोलूंगा जो अभी एड ऑन्स हो गए हैं सिलेबस में, आप मानकर चलिए दिस वन चैप्टर जिसमें सिर्फ सेबी की बातें होंगी, कंपनी लॉ की बातें नहीं होगी, सेबी रेगुलेशन, सेबी रेगुलेशन, सेबी रेगुलेशन, एंड वी आर समवेयर गोइंग टू डिवोट काइंड ऑफ 36 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली ऑन दिस, सिर्फ सेबी। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इट्स बिग बिग चैप्टर, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। देन कंपनी लिस्ट हो गई पब्लिक इशू के बाद, और डी लिस्ट होती है। डीलिस्टिंग की जो गाइडलाइन है वेरी वेरी टेक्निकल, ये पेपर पूरा ही मैं कहूंगा टेक्निकल पेपर है, सीखने के लिए टेक्निकली बहुत कुछ है, विच इज गिवन इन द सेबी रेगुलेशंस एंड ऑब्वियसली कनेक्टेड विद द स्टॉक मार्केट। और एक कंपनी अपने आप को डीलिस्ट करवा रही है, उसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, वॉलंटरी डीलिस्टिंग प्रोसीजर है। एक कंपनी अपने आप को जब डीलिस्ट करवाती है उसका प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसके जो स्टेप्स हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, सीखने वाली बात है। और फिर से कहूंगा बस टेक्निकली समझने के लिए बहुत कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर इस पेपर के अंदर। देन म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपने सबसे हमेशा सुना है, सही है। इस बार क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए दिसंबर 2020 एग्जाम्स में भी आया था म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। एंड सिर्फ इतना बोलूंगा, चैप्टर भी टेक्निकल है, सीखने के लिए बहुत कुछ है, और जब चैप्टर पढ़ते हैं अच्छा मालूम है क्या लगता है, एग्जाम के लिए तो पढ़ ही रहे हैं और बड़ा मजा आता है पढ़ते हुए। साथ में ये लगता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का कितना बढ़िया तरीका जो हमें पता नहीं था, और इसमें कितनी सारी ऑप्शंस है जो हमें पता नहीं थी, सेफ ऑप्शंस, रिस्की ऑप्शंस एंड मोर रिस्की ऑप्शंस।
और कहाँ रिटर्न कम है, कहाँ रिटर्न ज्यादा है, इन्वेस्ट करते हुए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको लगेगा कि यार ये चीजें जो हमने सीखी है ना, घर जाकर पापा को समझाता हूँ और भाई को समझाता हूँ या समझाती हूँ, और या ब्रदर सिस्टर को समझाती हूँ कि इट इज सो वेल so good to invest through mutual funds and different variety of mutual funds that we are having, जो हम सीखते हैं और जो सेफेस्ट हैं, वेल वो कौन से हैं जिसमें पैसा लगाया जा सकता है। और बैंक में एफडी करने से बेटर है कि आप 15% 18% एनुअल रिटर्न कमा लें आप म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, इंस्टेड ऑफ पुटिंग द मनी इन द बैंक अकाउंट एंड अर्निंग ओनली 6% 6.5% दीज डेज, जैसा कि हो रहा है। और मार्च 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक स्टॉक मार्केट में जितना ग्रोथ आई है, जितनी ग्रोथ आई है, उसका फायदा 20-25% ग्रोथ अगर आई है निफ्टी के अंदर, तो वो लिया जा सकता था अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया होता इन द मार्च 2020, जब हर जगह हाहाकार था कि नहीं स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है। दैट वाज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। लेकिन बहुत सारे लोग चूक गए, और हम इस चैप्टर को या इस पेपर को पढ़ते हुए बात करते हैं कि कैसे कब इन्वेस्ट करना चाहिए, किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो स्टॉक मार्केट में हमेशा फायदा ही फायदा होगा, वो सब कुछ देखेंगे। Then there is a lollipop chapter of collective investment scheme, and then insider trading, जहां पर 25 करोड़ का फाइन है, 10 साल की जेल है, ह्यूज फाइन पेनल्टीज इन insider trading। कुछ लोग कहते हैं बड़ा छोटा सा आसान चैप्टर है, और मैं तो कहूंगा टेक्निकली घुस जाओ अंदर, तो टेक्निकली सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और दिस चैप्टर इज कनेक्टेड विद द चैप्टर ऑफ सेबी टेकओवर कोड, जिसके लिए मेरे मुंह से एक ही वर्ड निकलता है, मुआ। सो और वट एवर यू कॉल इट। सो वेल आई से आप अपने तरीके से जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। देन सेबी टेकओवर कोड, व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ ब्यूटीफुल चैप्टर, टेक ओवर्स की दुनिया में ले जाते हैं, और हम कहते हैं हिंदुस्तान में आजकल इतने सारे टेक ओवर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल Kumar Mangalam Birla and Grasim Cement did the takeover of Larsen and Toubro, L&T Cement, और फिर बाद में नाम चेंज करके रखा उसका Ultratech Cement। And Kumar Mangalam Birla was having number 3 cement company of India, Grasim number 3 cement company of India, and did the takeover of number 1 biggest cement company of India। एक ही दिन 28 दिसंबर का दिन क्यों बहुत इंपॉर्टेंट था रतन टाटा के लिए, मुकेश अंबानी के लिए, कुमार मंगलम बिरला के लिए, तीनों के लिए एक ही दिन क्यों बहुत इंपॉर्टेंट था? वेल व्हेन वी से 28 दिसंबर 2002, ऐसी क्या खास बात थी उस दिन में, बात करते हैं ये सब कुछ हम। मतलब टेक ओवर का चैप्टर जब पढ़ते हैं ना, साथ में इन चीजों को प्रैक्टिकली जोड़कर पढ़ते हैं, बहुत मजा आता है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। फाइनली ग्रासिम डिड द टेक ओवर ऑफ L&T सीमेंट एंड नाम चेंज करके रखा अल्ट्राटेक सीमेंट। फिर से बोल रहा हूँ, नंबर 3 biggest cement company of India did the takeover of number 1 biggest cement company of India। एक छोटी कंपनी ने अपने से बड़ी कंपनी का टेक ओवर किया, मजेदार लड़ाई लड़ी गई, और कैसे किया गया वो सब कुछ हम सीखते हैं। और जो बुक्स में पढ़ते हैं, जब उसको कनेक्ट कर देते हैं इन प्रैक्टिकल चीजों के साथ, मजा डबल हो जाता है कि जो हम बुक्स में पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे। और मेरे जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं, वो जब when they come back in touch with me कि सर वो जो आपने इतना कुछ समझाया था ना, वो सब ट्रेनिंग में काम आ रहा है, वो सब आगे प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ रहा है, तो मजा आता है। विजय माल्या डिड द टेक ओवर ऑफ शॉ वेलिस कंपनी एंड रॉयल चैलेंजर यू कैन से। और अदर वर्ड्स में बोलूंगा, जब विजय माल्या के अच्छे दिन थे 2005, एंड मैकडॉवेल डिड द टेक ओवर ऑफ रॉयल चैलेंज। और माल्या के लिए तब बोला गया कि रॉयल चैलेंज मिल सकता है शॉ वेलिस कंपनी से, जिसका टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो शॉ वेलिस कंपनी was owner of Royal Challenge RC। I am not going to too much details of that। आजकल वैसे भी लोग बहक जाते हैं ये बातें सुनकर ज्यादा, तो और ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन विजय माल्या साहब ने फाइनली अटैक किया, एंड नंबर 1 लिकर कंपनी थी उनकी इंडिया में, यूनाइटेड ब्रेवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड मैकडॉवेल नंबर 1, और उन्होंने टेक ओवर किया रॉयल चैलेंज का, आरसी का, शॉ वेलिस कंपनी का। सो दैट वाज इन 2005, जब विजय माल्या के अच्छे दिन थे। बाद में जब बुरे दिन आ गए, तो डियाजियो कंपनी ने इनका टेक ओवर कर लिया। डियाजियो शायद आपने नाम सुना हो, वर्ल्ड ओवर नंबर 1 लिकर कंपनी, एंड डियाजियो द मैन्युफैक्चरर ऑफ वी से जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल। ये नाम तो सुना होगा, जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल। हाँ, सो डियाजियो डिड द टेक ओवर ऑफ यूनाइटेड स्पिरिट्स of McDowell number 1 in India later on in 2014 it happened। तो 2005 में विजय माल्या ने टेक ओवर किया था शॉ वेलिस कंपनी का, और 2014 में डियाजियो ने टेक ओवर किया था विजय माल्या कंपनी
का, एंड देन वेल उस वक्त ऑफर प्राइस क्या दिया था, वेल 2014 में, वो सब कुछ डिटेल में बातें करते हैं क्लास के अंदर, और न्यूज़पेपर कटिंग्स के साथ बात करते हैं, तो और प्रैक्टिकल फैक्ट्स के साथ बात करते हैं, तो और मजा आता है। तो अब आपके सामने जो है वो DIGO इंडिया की वेबसाइट है, यू कैन ऑल्सो चेक योरसेल्फ। और मैं इनकी बात कर रहा था कि 2005 में मैकडॉवेल डिड द टेक ओवर ऑफ रॉयल चैलेंज, और 2014 में ब्लैक लेबल डिड द टेक ओवर ऑफ मैकडॉवेल। अब ये जो सामने दिख रहा है, ये मैं कुछ मिसगाइड नहीं कर रहा हूं आप लोगों को, कुछ गलत सलाह नहीं दे रहा हूं, बस कॉर्पोरेट एक्शन जो हुई थी वो बता रहा हूं। और जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो एग्जाम में नहीं लिखना है। एग्जाम के लिए क्या समझना पड़ता है, पीछे की टेक्निकल कहानी, कि वो कहानी कैसे हुई और 2013 में क्या हो रहा था, 2014 में क्या हो रहा था। लेकिन एक चीज बताऊं, ये चीजें इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में नहीं, और इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में नहीं है तो इन चीजों को पकड़ना और फिर उसको कोरिलेट करना बुक्स के साथ इज नॉट दैट इजी फॉर द स्टूडेंट्स। और अगर आप सिर्फ बुक्स पढ़ रहे हैं ना तो बड़ा बोरिंग है। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं और वेल कोई टीचर आपको रट्टा मरवा रहा है, आओ मेरे साथ रट्टा मारो रट्टा मारो रट्टा मारो, आपने समझा ही नहीं उन चीजों को प्रैक्टिकली करना कैसे है। आपने समझा ही नहीं कि उन चीजों को वो क्या बोलते हैं, जो मैं पहले भी बोल रहा था, बाल की खाल और खाल की खाल कैसे निकालनी है रेगुलेशंस की, उन रेगुलेशंस को प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है। सो वेल दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। और सिर्फ एक चीज बोलूंगा, टेक ओवर के बारे में बात कर रहा हूं तो टेक ओवर कोड का रेगुलेशन 10 आई हैव ऑलरेडी गिवन ऑन माय यूट्यूब, and lots of views are there on that, and you can check out my playlists in YouTube channel. well आप playlist देखिएगा जाकर, जिसमें security law CMSL playlist, तो उसमें टेक ओवर के बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे आपको। रेगुलेशन 10 3.5 आवर्स, 3.5 घंटे एक रेगुलेशन 10 के ऊपर, बाल की खाल और खाल की खाल कैसे निकाली जाती है। दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं, दिमाग गर्म हो जाता है, इट गेट्स हॉट अप, हीट अप हो जाता है। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप सीखना चाहते हैं, नहीं सीखना चाहते हैं, रट्टा मारना चाहते हैं, सर एग्जाम ही देना है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ दो तरीके की कंपनी सेक्रेटरीज हैं प्रैक्टिकली प्रोफेशनली। एक वो जो करियर में बहुत ज्यादा ग्रो कर गए, और दूसरे वो जो सुबह अपना बस्ता उठाकर ऑफिस जाते हैं, ई फाइलिंग करते हैं, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स और जनरल मीटिंग के मिनट्स बनाते हैं, कुछ रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, शाम को बस्ता उठाकर घर आ जाते हैं। आपको कौन सा वाला कंपनी सेक्रेटरी बनना है आज डिसाइड करना है। डिसीजन हैज टू बी टेकन टुडे, अदरवाइज बाद में आप कहोगे हम सुधर जाएंगे, इंप्रूव कर लेंगे, नहीं होने वाला। मैं लिख कर देता हूं, नहीं होने वाला। अगर आप ये सोचते हो कि क्वालिफाई होने के बाद हम सुधर जाएंगे और इंप्रूव कर जाएंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक बार आप जॉब में चले गए और लोअर लेवल जॉब में लग गए, फिर आप कैसे उठोगे मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो। मतलब इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन दैट केस। और अगर तैयारियां अभी अच्छी कर लेते हैं, एंड एक्सीलेंस इन योर नॉलेज यू आर गेनिंग टुडे, अगर आज वो एक्सीलेंस गेन कर लेते हैं तो आई विल से यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर गोल्डन फ्यूचर। फ्यूचर आपका है, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगा। यू हैव टू टेक अ डिसीजन योरसेल्फ, नॉट मी, नॉट मी। और मेरे जिन स्टूडेंट्स ने अपना डिसीजन लिया है वो अभी आपके सामने अभी स्क्रीन पे आने वाले हैं, आप मिल लेना उनसे। सो टाटाज एंड महिंद्राज वेल डिड सपोर्ट वाडिया, जब वाडिया के ऊपर अटैक हुआ, बॉम्बे डाइंग के ऊपर अटैक हुआ, एंड बजोरिया नंबर 1 जूट बिजनेसमैन ऑफ West Bengal, Kolkata, and you can say Jute King, Jute businessman, and did the attack on Bombay dyeing in Mumbai. The cotton business, और उस वक्त जब बजोरिया ने अटैक किया एज एक्वायरर, एज इन्वेडर, तो वाडिया की हेल्प करने के लिए पहुंच गए टाटाज और महिंद्राज। वाडियाज द ओनर ऑफ बॉम्बे डाइंग एंड ब्रिटानिया। सो एंड लड़ाई के बीच में बीच बचाव कर रहे थे, और फाइनली सेबी ने बोला कि अरुण कुमार बजोरिया जो है उन्होंने सेबी टेक ओवर कोड कॉन्ट्रावीन किया है, इसलिए उनको स्टॉक मार्केट से प्रोहिबिट किया जाता है 1 साल के लिए। और आज की तारीख में तो अब बोलते हैं कि अगर कोई सेबी टेक ओवर कोड कॉन्ट्रावीन करता है तो 25 करोड़ का फाइन और 10 साल की जेल। एंड इमेजिन देयर एक्वायरर कंपनी ने अगर सेबी टेक ओवर कोड ब्रीच किया है तो एक्वायरर कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी को 10 साल की जेल, क्योंकि लीगल कंप्लायंसेस तो आपको करने हैं। तो तैयारियां कर लीजिए, जेल जाने की नहीं, एग्जाम देने की। सो वेल आई विल से एनी हाउस। और इस तरीके की कुछ छोटे छोटे चार्ट्स हैं, जलेबी जैसे सीधे सीधे, सीधे हैं या बड़े हैं, जैसे भी हैं। So these are charts connected with the open offer activities, hostile takeover, एक कंपनी दूसरी कंपनी पे अटैक कर रही है,
फ्लो चार्ट्स आपको सारे बने बनाए मिल जाते हैं बुक्स के अंदर। दिमाग वाला काम करना होता है, दिमाग वाला काम करने के लिए बहुत कुछ है, लॉट्स ऑफ थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड टेक्निकली इन दीज फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स का मैंने कॉपीराइट करवा रखा है, तो कॉपी करके अपना नाम मत लगाइएगा, बिकॉज मेनी पीपल हैव दैट टेंडेंसी। तो मेरे पास रजिस्टर्ड कॉपीराइट है बाय द कॉपीराइट ऑफिस ऑफ इंडिया, दैट इज देयर, और रजिस्टर्ड है, तो प्लीज कृपया करके वेल कॉपी कॉपी करना है, अपनी पढ़ाई के लिए कॉपी कर लीजिएगा, लेकिन पब्लिश करके उसके नीचे ना अपना नाम मत लिखिएगा कि ये चार्ट मैंने बनाया है। तो डोंट डू दैट, दैट इज कॉपीराइट वायलेशन एंड आई कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट यू इन कॉपीराइट एक्ट। यू विल बी जेल्ड फॉर 3 years अगर आपने कॉपीराइट एक्ट ध्यान से पढ़ा है तो। एनीहाउ, जोक्स अपार्ट, वेल गोइंग ऑन फर्दर एंड आई विल से गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक चैप्टर आप पढ़ेंगे, सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस। हाँ जी, ये आपने सुना था एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 में भी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चैप्टर में तो आपने वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ऑडिट कमिटी, विजिल मैकेनिज्म, एनआरसी कमिटी, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, इन सब के बारे में बात की थी। एंड वो सब कुछ यहाँ ज्यादा डिटेल में होने वाला है। और बायबैक रेगुलेशंस इज अ ब्यूटीफुल चैप्टर विद मेनी फ्लो चार्ट्स व्हिच आई एम नॉट शोइंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, बट आई विल से वंडरफुल चैप्टर। और मैं प्रिज्यूम करूंगा कि जो कंपनी लॉ में आपने पढ़ा था वो याद है, तभी आप सेबी रेगुलेशंस पढ़ पाएंगे, और उसके वो बेस बना हुआ है तो आप बिल्डिंग बना पाएंगे। सो एंड देन यू विल बी एबल टू कोरिलेट आल्सो एट द सेम टाइम। और यहाँ पर हम अलग से 5-6 घंटे लगाने वाले हैं सिर्फ बायबैक के ऊपर। लॉट्स ऑफ थिंग्स टू बी अंडरस्टूड इन दिस चैप्टर एज वेल। उधर 30 मार्क्स की तरफ आ जाता हूँ, तो वहां पर आप पढ़ोगे फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, डिपॉजिट रिसीट्स, एडीआर, जीडीआर, स्टॉक मार्केट प्लेयर्स के बारे में पढ़ोगे। और फैमा के साथ एक कनेक्शन जरूर आता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, क्योंकि बाहर से लोग इंडिया में पैसा भी लगा रहे हैं यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो फैमा भी कनेक्ट हो जाता है। ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट, अ वंडरफुल चैप्टर, बहुत कुछ सीखते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, शॉर्ट सेलिंग एंड मेनी थिंग्स दैट वी अंडरस्टैंड वेल, जो पहले पता ही नहीं होती कि अच्छा स्टॉक मार्केट में ऐसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी तरीके होते हैं इन्वेस्ट करने के, और अपनी जेब से पैसा खर्च किए बिना हम बहुत पैसा कमा भी सकते हैं। सो शॉर्ट सेलिंग वगैरह के अंदर तो लॉट्स ऑफ, लेकिन वो क्या बोलते हैं, वो जुआ है, सट्टा है, कुछ लोग बिल्कुल मना करते हैं ऑल टुगेदर, और कहते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट कीजिए स्टॉक मार्केट में जिसमें हमेशा प्रॉफिट हो और रिस्क फैक्टर जीरो हो। तो उस टाइप की इन्वेस्टमेंट भी होती हैं, वो हम बातें करेंगे जब हम सब पूरा ये वेल कोर्स करिकुलम करते हैं। देन सुपरविजन इन द स्टॉक मार्केट बाय सेबी, बाय स्टॉक एक्सचेंज, सुपरविजन सेल, वेल वो सारी चीजें भी बीच में ऐड ऑन आएंगी। एंड देन स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएरीज के बारे में एक पूरा चैप्टर अलग से है। सो दिस इज हाउ द सिलेबस लुक्स लाइक, 70 एंड 30 मार्क्स। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम सिलेबस के बाहर जाकर बात करते हैं, जैसे कि वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है, अगर हम कहते हैं वो 46,000 पॉइंट्स बीएससी सेंसेक्स टच कर गया है, एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स टचिंग 46,000 पॉइंट्स और मोर देन दैट, या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो निफ्टी है, वो निफ्टी अगर हम कहते हैं कि 13,700 प्लस पॉइंट्स ऊपर चला गया है। पॉइंट्स की कैलकुलेशन होती कैसे है वो सीखेंगे। वेल एंड आई टेल यू वन थिंग, सिलेबस में नहीं है लेकिन वो ग्राफ ऊपर नीचे होता है। कई लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, सर पता नहीं वो ग्राफ ऊपर नीचे कैसे होता है, उस ग्राफ को बनाया कैसे जाता है, उसमें पॉइंट्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो आपके सामने सेंसेक्स की एक पिक्चर है अलग तरीके की, और इसका एक वीडियो मैंने यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ है 1 आवर कि ये ग्राफ ऊपर नीचे जो हिलता है इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, और ये पूरा दिन ऊपर नीचे पॉइंट्स हिलते रहते हैं, तो इसके पीछे बेस कैलकुलेशन क्या है। जस्ट चेक आउट दैट वीडियो ऑन यूट्यूब एंड यू विल फाइंड इट वंडरफुल कि सर ये तो पता ही नहीं था। तो कुछ ऐसा भी सीख रहे हैं जो आईसीएसआई मॉड्यूल में है ही नहीं, ना ओल्ड सिलेबस में था ना न्यू में है, लेकिन अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए कि सर कुछ समझ में आया, एंड देन दैट नॉलेज बिकम्स बेस फॉर दोज चैप्टर्स व्हिच आर देयर इन द सिलेबस। तो जब कुछ स्पेशल बातें समझ में आती है तो फिर वो कहीं ना कहीं काम आती है वो नॉलेज एट द सेम टाइम। बुलिश मार्केट, एंड बुल का मतलब बायर, और जब मार्केट में बायर्स ज्यादा हो, सेलर कम हो, बुल्स ज्यादा हैं और बियर्स कम है, तो हम कहते हैं मार्केट इज बुलिश, डिमांड इज मोर देन सप्लाई, एंड मार्केट प्राइसेस आर शूटिंग अप, मार्केट इज बुलिश। इसका उल्टा बियरिश, एंड बियरिश, बियर का मतलब सेलर, और मार्केट में अगर सेलर ज्यादा हैं बायर कम है, तो हम कहते हैं मार्केट में बियर ज्यादा हैं बुल्स कम है, तो मार्केट इज बियरिश। और मार्केट में सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो प्राइसेस आर गोइंग डाउन एंड द ग्राफ इज गोइंग डाउन,
दैट इज हाउ इट इज. सो डिमांड सप्लाई का चक्कर है सारा का सारा. दैट इज हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग. एंड जब स्पेशली मैं कहूँगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट में आकर स्टॉक मार्केट में बल्क बाइंग करते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर आते हैं बाइंग करने के लिए, तो स्टॉक मार्केट अप हो जाती है. और जब वो सेलिंग करके अपना पैसा लेकर इंडिया के बाहर भागते हैं वापस कि उनके अपनी इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जब सेलिंग करके भागते हैं तो यहाँ मार्केट बियरिश हो जाती है. तो वो भी एक झटका लगता है मार्केट के अंदर. लेकिन आज नहीं, आने वाली क्लासेस में विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दैट. योर करियर कुड बी इन द ब्रोकिंग कंसर्न्स. मेरे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पास्ट में यहाँ रैली गेयर में, एसएमसी में, इंडिया बुल्स में ट्रेनिंग की थी और अब जॉब भी कर रहे हैं वहीं पर, एंड दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ. और एक चीज मैं रिकमेंड करता हूँ सबको, एनआईएसएम का कोर्स जरूर कर लेना. सेबी की वेबसाइट पे जाइएगा. जो मुंबई में रहते हैं वो तो जानते हैं एनआईएसएम का तो पूरा कैंपस है, तो दे कैन डू मेनी कोर्सेज देयर. इफ यू आर लिविंग देयर तो कैंपस में जाकर रह भी सकते हैं और कोर्सेज भी कर सकते हैं. और नहीं तो डिस्टेंट लर्निंग सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, घर बैठकर कर सकते हैं. और एनआईएसएम का एक कोर्स आप 2 महीने 3 महीने में डिस्टेंट लर्निंग से कर सकते हैं रिगार्डिंग डेरिवेटिव्स, रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड्स. सीएस के साथ साथ अगर आप ये चीजें कर लेते हैं, दीज आर एड ऑन थिंग्स एंड दे विल हेल्प यू अलॉट. मतलब सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम भी करते रहिए, प्रोफेशनल प्रोग्राम के साथ साथ 2-2 महीने 3-3 महीने के ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते रहिए. और आपको ये सेबी का एनआईएसएम कोर्स है, सेबी से सर्टिफिकेट्स मिलते रहेंगे. दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट. तो आपके लिए आपकी कहते हैं वो सीएस की कैप जब आप पहनेंगे तो उसमें फेदर्स ऐड हो जाएंगे. और जब आप मर्चेंट बैंकिंग में कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इट विल हेल्प यू अलॉट. इट विल हेल्प यू अलॉट. So one example I like to give over here, my student in past, and that is Rhythm Kapoor. Now Rhythm Kapoor is vice president in Three Dimension Capital Services Limited and Three Dimensions Capital Services Limited. जब मैं सेबी की वेबसाइट खोलता हूँ तो मर्चेंट बैंकिंग की लिस्ट में इंडिया में 212 मर्चेंट बैंकर हैं आज की तारीख में, और वो 212 मर्चेंट बैंकर्स में सबसे पहला नाम ही आता है. द फर्स्ट नेम दैट कम्स, Three Dimension Capital Services Limited, and Rhythm Kapoor, qualified company secretary, is vice president of that Three Dimensions. So I really feel happy कि सेबी की वेबसाइट खोलो, मर्चेंट बैंकर्स की लिस्ट, और पहला नाम Three Dimensions, और वहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो मेरा स्टूडेंट था. तो मेरी जो छाती है, मेरा जो सीना है, वो गर्व से चौड़ा हो जाता है. सो एंड I'll salute my students who have done these kind of achievements, जिन्होंने ऐसी achievements हासिल की हैं. Ruchika, she is working in corporate professionals, and earlier days she was assistant manager. I don't know what's the status, whether she is assistant manager right now or whether she has become manager. And Ruchika का फोन आया एक दिन कि सर वो सो कंपनी का टेक ओवर किया ना, तो न्यूज़पेपर में वो 1 फुल पेज का जो टेक ओवर ऑफर आया उस पे आप देखो नीचे मेरे सिग्नेचर है. और आप सेबी की वेबसाइट पे भी जाकर देखो सर. वो सेम न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट की कॉपी सेबी की वेबसाइट पे है, पब्लिक अनाउंसमेंट एंड डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट, उसमें मेरे सिग्नेचर है सर. सो आई रियली फील प्राउड व्हेन माय स्टूडेंट्स दे टेल मी कि सर जो आपसे सीखा था ना, वो जो लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते थे, डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट एंड ऑल दैट क्लास सर, वो हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं. और देखो सर हमारे सिग्नेचर उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है, न्यूज़पेपर में और सेबी की वेबसाइट पे. आपके भी हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने सब्जेक्ट को उतना इन डेप्थ घुस के अंदर से पढ़ा है. ऊपर से रट्टे नहीं मारे हैं. आओ रट्टा मारें, रेगुलेशन रट्टा मारें, चलो एग्जाम में लिखा हो, चलो हो गया पास, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा. नॉट लाइक अ सब्जेक्ट. पढ़ना ऐसे है कि जिंदगी बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो मजा है पढ़ने का, और फिर उसके बेस पे जिंदगी बना रहे हैं तो और ज्यादा मजा है. यू कैन हैव अ जॉब इन सेबी. माय स्टूडेंट आशु, एंड शी इज इन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ सेबी. छापा मारने के लिए जाती है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, रेड करने के लिए जाती है मर्चेंट बैंकर्स के ऊपर. सो यू कैन हैव अ करियर इन सेबी. अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए बस, एंड वंस यू गेट अ जॉब इन सेबी योर पे पैकेजेस विल बी गुड. एंड अगर आप मुंबई में रहते हैं तो मे बी समडे यू आर ऑन द हायर स्केल, और जॉब में आप हायर लेवल पे आते हैं, एंड सेबी गिव्स यू सी फेसिंग 2 BHK और 3 BHK फ्लैट फॉर योर रेजिडेंस. तो सेबी से सैलरी मिल रही है वो अलग बात है, लेकिन आपको 3 BHK फ्लैट रहने के लिए मिल जाता है सी फेसिंग. और सेबी ने वो प्रॉपर्टी कहीं से, मतलब बेसिकली कहना चाहिए कॉन्फिस्केट की थी, और किसी की प्रॉपर्टी हथियाई थी जिसने वो प्रॉपर्टी गलत तरीके से एक्वायर की थी, इनसाइडर ट्रेडिंग करके या व्हाटएवर. तो वो प्रॉपर्टी हथिया ली सेबी ने वापस, और वो प्रॉपर्टी अपने एम्प्लॉइज को रहने के लिए दे रहे हैं.
अगर आप प्रॉपर्टी वो रेंट पे लेकर रहते तो रेंट होता 1.5 लाख रुपए पर मंथ, तो आप अपनी सैलरी में ऐड कर लीजिएगा वो 1.5 लाख रुपए पर मंथ। और अगर वो लाइफ लॉन्ग रहने के लिए मिल जाती है टिल रिटायरमेंट, तो शाम को बैठे हैं बालकनी में और चाय पी रहे हैं और सामने हल्की हल्की, या मुंबई में तो बहुत जोर की बारिश होती है, तो यू कैन एंजॉय दैट। So you can have a career there. Vandana, she was working with SMC and SMC Group, and I don't know whether she's working there right now also, but she was working with the SMC Group earlier days. And तो ब्रोकर्स में भी आप करियर ब्रोकिंग में भी बना सकते हैं, ब्रोकर कंसर्न्स में SMC, Religare, India Bulls, you can have a career in that well line also. Finally, talking about the game plan, the second part. After all this introduction, द गेम प्लान। और इंट्रोडक्शन मैंने बोला था कि सिलेबस भी समझना है और उसके साथ साथ ऑब्वियसली वी हैव टू अंडरस्टैंड प्रोफेशनली आल्सो कि ये चीजें हमें बहुत हेल्प कर सकती हैं। अभी गेम प्लान की तरफ ले चलता हूं मैं आपको। एंड गेम प्लान फॉर गिविंग CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 एग्जाम्स इन जून 2021, 2 ऑप्शंस। तो गेम प्लान जब अब डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं तो 2 ऑप्शंस लेकर हम शुरू करने जा रहे हैं कि अगर जून 2021 में एग्जाम देना है तो एक गेम प्लान उन बच्चों के लिए है जो फटाफट शुरू से बहुत जोरों शोरों से पढ़ाई करना चाहते हैं, और दूसरा उनके लिए जो शुरू में आराम आराम से करना चाहते हैं। लेकिन जो शुरू में आराम से शुरू करेंगे वो उनकी सिचुएशन बाद में टाइट हो जाएगी बहुत ज्यादा, और जो शुरू से बहुत ज्यादा अच्छे से करेंगे तो उनके लिए बाद में थोड़ा सा कंफर्टेबल ज्यादा हो जाएगा। और ऑप्शन 1 मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो शुरू में आराम आराम से चलना चाहते हैं। और आराम से चलना चाहते हैं तो जनवरी फरवरी मार्च 2021 में अब आपको क्या करना है, फिर अप्रैल में मई में क्या करना है, और आपको रिवीजन्स, फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन कैसे मैनेज करनी है, उन सब के बारे में बताने जा रहा हूँ। जनवरी फरवरी मार्च वेल 2021 अगर आप आराम आराम से चल रहे हैं तो 3 महीने ले लीजिए। 700 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स हैं, एंड इट मींस यू आर वाचिंग 90 डेज यू आर हैविंग इन हैंड अप्रोक्सीमेटली 90 days, and you are watching kind of 8 hours per day the video lectures approximately, or maybe 7 hours per day अगर आप स्पीड अप करके देखते हैं तो 7 hours per day करके भी देखेंगे तो I'll say 3 months you are going to finish that. Then साथ साथ आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, वीडियो लेक्चर देखते देखते यू आर मेकिंग द शॉर्ट नोट्स, साइड मार्जिन ऑफ द बुक में जो लिखवाया जा रहा है वो लिख रहे हैं साथ साथ। और CMA के क्वेश्चंस हैं या CMA है या FMSM है तो उसमें होमवर्क भी रहेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का, तो वो आप वीडियोस खत्म करने के बाद सेम डे होमवर्क कर रहे हैं शाम को, और हो सकता है मतलब 7 घंटे वीडियो देख रहे हैं और उसके बाद 4 घंटे अलग से पढ़ाई कर रहे हैं, और पूरे दिन का रिवीजन भी कर रहे हैं, और साथ साथ जो दिन में पढ़ा था और उसके साथ साथ CMA और FMSM का होमवर्क जो क्वेश्चंस हैं वो भी कर रहे हैं। तो इसको तो मैं कह रहा हूँ ये आप आराम आराम से 3 महीने में खत्म कर लीजिए। और उसके बाद अप्रैल 2021 30 डेज आपके पास है टू रिवाइज ऑल दीज 4 पेपर्स। फर्स्ट रिवीजन CMSL 8 days, EBCL 8 days, CMA 7 days और FMSM 7 days। इसमें 7 days इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जितना आप लिखने का काम था प्रैक्टिकली वो जर्नल एंट्रीज लिखने का या जो भी था वो कर चुके हैं, और MCQ स्टाइल में पेपर आना है तो आपको तो जाकर सिर्फ टिक्स लगाने हैं, गोले गोले बनाने हैं एंड ऑल दैट, तो अब लिखने का काम कम हो गया है इसलिए नंबर ऑफ डेज कम कर दिए हैं। और अगर आप चाहें तो और थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर CMSL और EBCL में 9 days करना चाहते हैं, CMA SM में 6 days करना चाहते हैं तो एंटायरली विद यू। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी बहुत तगड़े सॉलिड बने हुए हैं तो अब यहाँ पर टाइम कम लगेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं सर हमारा तो वो अकाउंट्स में हाथ तंग है, परेशानी होती है, तो वो आप डेज अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट रिवीजन 3 days, सेकंड रिवीजन 16 days, फर्स्ट में टू 16th में, एंड CMSL 4 days, EBCL 4 days, CMA 4 days एंड FMSM 4 days सेकंड रिवीजन। अब यहाँ सिचुएशन टाइट हो जाएगी, 4 दिन में खत्म करना है तो मतलब खत्म करना है। और एक चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगा, अगर मैं बोलता हूँ CMSL EBSL 8 days तो आप टोटल 16 दिन का शेड्यूल रखिए, 16 days, हाफ डे CMSL, हाफ डे EBCL, लेकिन 16 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। और ऐसे ही CMA FMSM 14 days का शेड्यूल रखिएगा, हाफ डे CMA, हाफ डे FMSM, तो यू कैन मैनेज इट दैट वे। या अगर आप CMSL के साथ CMA रखना चाहते हैं तो भी दैट इज योर कॉल, हाउ यू आर गोइंग टू प्लान योर रिवीजन। और इसके लिए एक वर्ड फाइल में एक स्पेशलिस्ट मतलब एक चार्ट जो मैंने अपने लिए बना रखा था वो आपके साथ शेयर करूंगा आने वाले टाइम में कि आप अपनी रिवीजन कैसे मैनेज कर सकते हैं। चैप्टर वाइज किस दिन कौन से चैप्टर करेंगे तो किस तरीके से आप अपनी रिवीजन मैनेज करेंगे, तो आई विल शेयर अ वर्ड फाइल। और अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा एडिटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से,
थोड़ा सा प्लस माइनस कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड चार्ट बना कर दूंगा कि मैं स्टूडेंट होता तो मैं ऐसे करता, आप चाहो तो आप चेंज कर लेना। CMSL के लिए और EBSL के लिए ये टाइम थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कम लगेगा उस वक्त, और बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा उस वक्त, नो डाउट्स। फिर 17 मई टू 26 में ग्रेजुएशन के लिए छोड़ दिया है, और 27 में, 28, 29, 31 में एंड 1 जून CMSL की थर्ड रिवीजन के लिए दे दिया आपको, क्योंकि 1 जून को एग्जाम शुरू होंगे और 1 जून को वो फर्स्ट पेपर JIGL का होगा, जो ऑलरेडी ICSI ने शेड्यूल दे दिया है। 2 जून CMSL पेपर, 4 जून EBCL पेपर, 7 जून CMA एंड 9 जून इज FMSL। 4 जून को EBCL में सिचुएशन बहुत टाइट होने वाली है, क्योंकि EBCL सबसे बड़ा, सबसे वास्ट पेपर है, और सबसे ज्यादा वेराइटी ऑफ एक्ट्स हैं, बहुत सारे लॉज हैं, डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं, सबको ग्रिप करना, दिमाग में रखना इज वेरी बिग चैलेंज। एक तरफ फैमा, एक तरफ वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंपटीशन एक्ट, देन बेनामी प्रॉपर्टीज, देन पॉम्बला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, FCRA, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हाँ जी वो सब कुछ भी है दोबारा, और ज्यादा डेप्थ में है, ज्यादा डिटेल में है, तो बहुत कुछ है, वेराइटी बहुत ज्यादा है, और रिवीजन के लिए टाइम टाइट रहेगा, नो डाउट्स अबाउट दिस। तो 2 जून और 4 जून के बीच में 3 जून विल बी देयर, आपको अपना टाइम बहुत बढ़िया से मैनेज करना है उन दिनों में। उसके बाद रिलीफ आ जाएगा, क्या रिलीफ आएगा, वेल बीच में 6 जून संडे है, तो 5 जून एंड 6 जून देयर इज नो पेपर, एंड देन यू विल बी गेटिंग अ लॉन्ग ऑफ। लॉन्ग ऑफ मतलब वही 2 दिन छुट्टी है बीच में, और आप EBCL का पेपर देकर आएंगे तो आपके पास कुछ घंटे रहेंगे और सेम डे, और उसके बाद आप 5th और 6th यूटिलाइज करेंगे, एंड देन 7th को यू आर हैविंग पेपर ऑफ CMA। तो CMA के रिवीजन करने के लिए टाइम ज्यादा मिलेगा, उसमें से थोड़ा सा टाइम अगर निकाल कर आपको FMSM की रिवीजन करनी है तो वो कर लीजिएगा, और 4-5 घंटे निकालकर, ताकि FMSM की रिवीजन का प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाए। एंड देन 9th जून यू आर हैविंग FMSM, तो बीच में 8 जून की एक छुट्टी रहेगी बीच में। Those who are giving the single group, I am taking a presumption that we speak. तो जो 2 ग्रुप्स देने वाले हैं तो वेल उनके लिए तो 8 दिन 8 पेपर, बीच में एक संडे ऑफ आएगा, 6 जून विल बी ऑफ बिकॉज ऑफ संडे। देन एनी हाउस ये वो है, वो स्टूडेंट्स हैं जो आराम से चलने वाले हैं, इजी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ये तो ऑलरेडी बहुत टाइट है, तो मैं इससे ज्यादा टाइट एक सिचुएशन दिखाने जा रहा हूँ जो मेरे हिसाब से सही है। ऑप्शन 2 मेरे हिसाब से ज्यादा सही है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये ऑप्शन 2 पे काम करता, और यहां पर ऑप्शन 2 में मैं सिचुएशन कहां शुरू में टाइट कर रहा हूं, 74 डेज, जनवरी, फरवरी एंड 15 मार्च, 74 डेज, 700 आवर्स वीडियो लेक्चर्स, बीच में 4 दिन की छुट्टी मिल रही है, अदरवाइज यू आर वॉचिंग 10 आवर्स पर डे, आपको 10 घंटे पर डे देखना है, चाहे आप CMSL देखिए पूरा दिन, चाहे आप EBCL देखिए, चाहे आप वेल CMA देखिए, चाहे आप वेल FMSM का वीडियो लेक्चर देखिए, चाहे आप चारों लेक्चर्स 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स जैसे करना चाहते हैं वैसे करें, तो ऑप्शन इज योर्स। लेकिन या एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स को पैरेलल कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन आपके पास गिनकर वो 700 आवर्स प्लस थोड़े से एक्स्ट्रा वीडियो लेक्चर्स हैं, और 74 डेज हैं, तो लेक्चर को हल्का सा स्पीड अप करके चलाएंगे, 1.1 1.2 पे देखेंगे, तो आप वेल 74 डेज में खत्म कर लेंगे, और हो सकता है बीच में एक दिन भी छुट्टी ना मिले, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन योर स्पीड। और 70 दिन में खत्म कर लेंगे तो 4 दिन बीच में आपको यहाँ छुट्टी मिल जाएगी, मतलब मैं ये मानकर चल रहा हूँ 74 डेज में आप खत्म कर सकते हैं। मैं होता तो जरूर करता, दैट्स समथिंग आई कैन टेल अबाउट माई सेल्फ, मतलब मैं फिर वो सोचता नहीं कि मैं इतना वर्कलोड क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि आगे जून में 1 जून से एग्जाम शुरू है, जून के लास्ट वीक में नहीं है, जून के फर्स्ट वीक में है। Then 16th March to 25th April, 16th March to 25th April, एंड रिवीजन के लिए यहाँ पर मुझे टाइम थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है, CMSL 10 days, EBCL 10 days, CMA 10 days एंड FMSM 10 days फॉर एवरी पेपर, और यहाँ मैं फर्स्ट रिवीजन थोड़ा सा ज्यादा कन्वीनियंटली कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है इतना टाइम जेन्युइनली चाहिए, और साथ में इस 10 days में आप पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी करेंगे और राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, तो यू विल बी नीडिंग दैट टाइम। और अगर आप 20 दिन का शेड्यूल बनाएंगे 20 डेज में CMSL और EBCL पैरेलल, आधा दिन हाफ डे, तो आप डेट वाइज वो शेड्यूल बनाकर फॉलो कर सकते हैं, और उसमें रिवीजन ज्यादा अच्छे से होगी। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग 8 days 8 days, यू विल बी हैविंग 10 days 10 days। तो ये दिन बढ़ाने के लिए
इधर रिवीजन के दिन बढ़ाने के लिए इधर आपको कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा। वेल ऑप्शन नंबर 1 में हमने शुरू में दिन ज्यादा ले लिए तो रिवीजन के लिए दिन कम बच रहे हैं। तो रिवीजन के लिए दिन अगर ज्यादा चाहिए और कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा बढ़ाना है रिवीजन में, तो आई से आपको शुरू के दिन अपने कम करने पड़ेंगे। और 90 डेज में जो आपने लेक्चर्स देखे थे, सिंपल है ना, 90 डेज में जो आपने 700 आवर्स के लेक्चर्स देखे थे, वो 90 डेज ना लेकर आप 90 डेज वाला काम 74 डेज में खत्म करेंगे, तो 16 डेज आप बचाएंगे, वो आगे आपको रिवीजन 1 रिवीजन 2 में काम आ जाएंगे। ये मैं चाहता हूँ और मैं भी यही करता विल इन दिस सिचुएशन। एंड देन next one that I am having second revision 26th of April to 16th May, 16th May तक। then I am having 20 days in hand and 20 days का मतलब वो अब मुझे CMSL के लिए 5 days, EBCL के लिए 5 days, CMA के लिए 5 days और FMSM के लिए 5 days मिल रहे हैं, जो कि पीछे ऑप्शन 1 में 4 days 4 days 4 days 4 days मिल रहे थे। अब ऑप्शन 2 में मुझे 5 days 5 days मिल रहे हैं, तो मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, टाइम ज्यादा होगा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि हाँ मेरी रिवीजन अच्छे से हो गई, रिवीजन 1 रिवीजन 2 दोनों। फिर वो 10 दिन ग्रेजुएशन के एग्जाम्स के लिए छोड़ दिए मैंने और उसके बाद तो सेम है जो मैं ऑप्शन 1 में ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिटेल में बता चुका हूँ। और एक बार रिपीट कर दूं कि आप CMSL के लिए आपको थर्ड रिवीजन के लिए 5 दिन दे रहा हूँ, यू विल बी हैविंग दोस 5 डेज, लेकिन EBCL के लिए यू विल बी हैविंग दैट 1 डे प्लस फ्यू आवर्स। तो वहाँ सिचुएशन बहुत ज्यादा टाइट होने वाली है। कुछ चैप्टर्स के अगर पहले से आप शॉर्ट नोट्स बना के रखते हैं अच्छे से, तो वो शॉर्ट नोट्स या कुछ टॉपिक्स के, बड़े टॉपिक्स के छोटे शॉर्ट नोट्स बनाकर रखते हैं, तो वो बहुत काम आने वाला है। और EBCL के लिए एक ABC एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन सा चैप्टर पहले करना, कौन सा चैप्टर बाद में करना, वो बताऊंगा आपको रिवीजन के लिए। फॉर एग्जांपल बताने के लिए अभी भी बता देता हूँ, एक सिंगल चैप्टर कॉम्पिटिशन एक्ट 25 मार्क्स सबसे पहले कर लेना, ताकि वो 25 नंबर हाथ में आ जाते हैं एकदम से एक चैप्टर करते ही, और कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बढ़ जाता है कि ये तो हम 25 नंबर तो हमारे पक्के हो गए। और उसके बाद फिर बताऊंगा आने वाले टाइम में, अभी आपको याद रहेगा नहीं किस तरीके से आपको बाकी चैप्टर्स भी प्रोसीड करने हैं। Then 7 June CMA पेपर एंड यू विल बी हैविंग 2 days ब्रेक इन बिटवीन। आपको काफी टाइम मिल रहा है और अगर कुछ टाइम उसमें से 4-5 घंटे निकालकर FMSM की रिवीजन पे देने हैं तो दे सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। सो वेल मैनेज योर शेड्यूल अकॉर्डिंगली। और ये 2 गेम प्लान्स हैं, मैं ये ऑप्शन 2 रिकमेंड करता हूँ सबको, फॉलो ऑप्शन 2। दिस इज माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, ये मेरी एडवाइस है आप लोगों के लिए। एंड ये वो शेड्यूल है जो ICSI ने इशू किया हुआ है 2 जून 2021, 4 जून, 7 जून एंड 9 जून 2021। सबसे पहले सिक्योरिटी लॉ, फिर EBCL, फिर CMA और फिर FMSM। सर अभी मत दिखाओ, अभी तो एग्जाम देकर आए हैं, फिर से शेड्यूल ऑलरेडी ICSI दे चुका है, तो भाई पता होना चाहिए ना आपको। ICSI तैयारियां कर रहा है तो आपकी तैयारियां आप डिले करोगे तो फिर वो डिले आपके पार्ट पे है। वेल ICSI इज गेटिंग रेडी और हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर्स भी तैयार करने शुरू कर दिया हो, प्रोसीजर शुरू कर दिया हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर जून 2021 एग्जाम्स। एनी क्वेरीज, एनीथिंग यू वांट टू से, कुछ भी आप कहना चाहते हैं, पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। एंड एक चीज रह गई, EBCL के बारे में बात करना रह गया, ये मैं बात करूंगा इसके बारे में। मैं एक वीडियो और आपको बनाकर देता हूँ कि इसकी पढ़ाई कैसे शुरू करनी है, पहले कौन सा चैप्टर फिर कौन सा चैप्टर, किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एंड जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। सो राइट नाउ दिस इज इट फॉर ऑल ऑफ यू। जय माता दी, और नेक्स्ट वीडियो कमिंग वेरी सून, मे बी टुमारो, मे बी डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू सो मच। जय माता दी वंस अगेन।